चलो तो ध्यान देंगे आगे। आवाज नहीं। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, आपको हम बताए थे क्या, एक शॉर्ट समरी है कि बात नहीं, आ जाओ। देखो ध्यान देना, हम लोग देखे थे लास्ट क्लास का, अगर समरी बताएं तो चार्ज के बारे में हम आपको बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है चार्ज के बारे में पढ़ना और समझना, जो कि रुका हुआ चार्ज, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना और समझना, उसके फिजिक्स को पढ़ना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा कि भाई ये चार्ज चीज है क्या और कहां से आया। तो पता चला कि पहली बार थेल्स नाम के साइंटिस्ट हैं, वो एम्बर नाम का एक मटेरियल था, एम्बर, ठीक है। एम्बर देखे कि एम्बर छोटे छोटे बिल्ली के जो बिल्ली का जो फर होता है, रुआ होता है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। एम्बर छोटे छोटे घास फूस, छोटे छोटे हल्के हल्के पत्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह जैसे कि आप अपने पेन को सर पे रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर को करता है, वैसे ही। लेकिन उनको नहीं पता था कि चार्ज की वजह से हो रहा है, लेकिन पहली बार ऑब्जर्व वही किए थे। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और साइंस के दृष्टिकोण से, फिजिक्स के हिसाब से अलग अलग थ्योरी बनाते गए, ठीक है, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन विलियम गिलबर्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलम्स, ये सब साइंटिस्ट का रहा है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन क्या होगा, चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में पढ़ना कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज, हेडिंग में हमारा होगा चार्ज। चार्ज क्या होता है, यही है। अब देखो चार्ज है और चार्ज का प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें यही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। देखो चार्ज क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करना है, इसको हम लिखते हैं कि चार्ज से दिमाग में आता है कि सर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चार्ज क्या है, देखो चार्ज क्या है ना, एक लाइन में बोले तो दुनिया में जितने भी मैटर हैं, ठीक है, उन हर मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है कि उस पे चार्ज लाया जा सकता है। जैसे मार्कर है, मार्कर एक मैटर है कि नहीं है, पहले ही बताओ, है, क्योंकि इसके पास मास है और जिसके पास मास है वो मैटर है। मैटर है, ये भी मैटर है, ये चाबी मैटर है, हर चीज मैटर है, ठीक है। तो जो जो चीज मैटर है उसका एक गुण है कि उस पे चार्ज लाया जा सकता है। हम बोले इस पे चार्ज है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा सर हमें पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतना 100% पता है कि रहे या ना रहे, लेकिन इस पे चार्ज लाया जा सकता है, ठीक है। अभी है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन इस पे चार्ज लाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब मैटर होने का एक कंडीशन है, ठीक है। दुनिया में हर मैटर के पास एक क्वालिटी है कि उस पे चार्ज लाया जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आगे देखते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू सिंबल से, क्यू सिंबल से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चार्ज, अब चार्ज है कोई बॉडी पे, चार्ज का दो नेचर होता है, कल ही बताए थे। चार्ज की अगर टाइप्स की बात करें तो आपका होता है क्या, बोलो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड बी में निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। चलो आगे देखते हैं, चार्ज का टाइप्स हो गया, और क्या चार्ज के बारे में समझते चलेंगे आराम से। देखो अब मान के चलो कि हम इसको ऐसे रब किए, ठीक है, इस पे चार्ज आ गया, तो कितना चार्ज आया, चार्ज का मतलब चार्ज है क्या। तो देखो सबसे पहले आपको ये भी बता दें, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जैसे फोर्स है, मतलब बहुत सारा क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर है, ठीक है, और स्केलर वेक्टर बहुत सारा क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारा। वैसे ही एक चार्ज,
चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक बात बताना, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, बात मत करो ठीक है, आखिरी बार बोल रहे तुम। चार्ज इज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल, क्योंकि हम बीच में पूछेंगे, अब रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगा, कैमरा घुमा के हम पूछते हैं, पता होना चाहिए ठीक है, जिससे भी पूछते हैं। चार्ज इज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं हो, क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो और भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दो और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ। हाँ, क्या क्या, बैठे बैठे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर फिजिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ठीक है, और भी बहुत सारा है। तो डिस्टेंस, आ जाओ, कौन है, आ जाओ। तो डिस्टेंस के अलावा स्पीड, स्पीड भी है, स्पीड में वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि देखो भाई, क्वांटिटी कोई भी हो उसका एक यूनिट होता है ठीक है, क्वांटिटी कोई भी हो उसका, लो इससे इधर है कपड़ा, हाँ सुनो ध्यान से, क्वांटिटी कोई भी हो उसका एक यूनिट होता है ठीक है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है। तो भाई अगर ये मार्कर को हम ऐसे रब किए, इसमें मान लो चार्ज आ गया, तो सर चार्ज कितना आया, 10 20 50 क्या। अब जब भी हम कुछ भी क्वांटिटी का बात करते हैं तो एक यूनिट लगाते हैं ठीक है। हम बात करते हैं, मान लो कि कुछ सामान लिए मार्केट में आलू, तो केजी में बात करते हैं, कुछ तेल लिए तो लीटर में बात करते हैं। वैसे ही चार्ज आया तो क्या में बात करेंगे, चार्ज आएगा तो, चार्ज आएगा तो हम बात करेंगे कूलम में, यानी कि चार्ज का सिंबल क्यू होता है, और क्यू का ऐसा यूनिट, क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, और चार्ज का यूनिट इन्हीं साइंटिस्ट पे क्यों रख दिया गया, चार्ज के डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, चार्ज के ऊपर बहुत सारा साइंटिस्ट रिसर्च किए हैं, लेकिन कूलम्ब के नाम पे इसीलिए यूनिट रख दिया गया है क्योंकि कूलम्ब भी वह साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला बताया था ठीक है, बाकी सब ऊपर ऊपर से थ्योरी बता के निकल गए। तो खैर देखो भाई, ये हो गया चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, और चार्ज का सीजीएस यूनिट। आप हर क्वांटिटी का दो यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब, क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो स्टैट कूलम्ब को आपको याद होगा 11th क्लास या 9th क्लास में, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर, एक सेकेंड, न्यूटन मीटर नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, बताओ किसका यूनिट है। चलो सभी पूरे क्लास में सवाल है, फोर्स का यूनिट है, क्योंकि है मास, और यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, ध्यान देना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका फोर्स का यूनिट है, आपको पता होगा फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, सॉरी न्यूटन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, डाइन सीजीएस यूनिट होता है। खैर, तो मेरा कहने का अर्थ ही सिंपल है कि एक यूनिट का अलग अलग नाम भी हो सकता है। तो स्टैट कूलम्ब को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ईएसयू, क्या बोलते हैं, ईएसयू। और ईएसयू का अपना एक फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पता होना चाहिए ठीक है। देखो जनरली कभी कभी सवाल में आपको ऐसा भी सिंबल मिलता है, जैसे देखो बोलेगा ना कि भाई कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ऐसे 1 माइक्रोकूलम, हम नोट में लिखवा रहे हैं 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम।
ये तो बेसिक अगर आपको आता है तो बता पाएंगे। 1 माइक्रो कूलम को पहले लिखते कैसे हैं, देखो 1, अब माइक्रो का सिंबल ए वाला होता है, यू नहीं है, ये म्यू है, क्या है, म्यू, यू नहीं म्यू, ठीक है। अब पहली बार म्यू बोलोगे, अगर पहले से नहीं प्रोनाउंसिएशन किए हो तो बिल्ली जैसा आवाज आता है। 1 म्यू कुलम्ब, 1 म्यू कुलम्ब, 1 म्यू कुलम्ब में कितना कुलम्ब होता है, तो 1 म्यू कुलम्ब में 10 टू द पावर -6 कुलम्ब, ठीक है। 1 माइक्रो कुलम्ब, 1 माइक्रो कुलम्ब में 10 के पावर -6 कुलम्ब, ठीक है। अब सवाल ही है कि सर माइक्रो कुलम्ब छोटा है कि बड़ा है, बहुत छोटा है। देखो 1 माइक्रो कुलम्ब में 10 के पावर -6 कुलम्ब होता है, तो माइक्रो कुलम्ब का मतलब बहुत छोटा चार्ज, ठीक है। हाँ, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अब 1 मिली कुलम्ब एक होता है, मिली कुलम्ब, जो मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह में आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे तो हम लोग उसमें इसका बहुत यूज करेंगे। 1 मिली कुलम्ब, 1 मिली कुलम्ब ऐसे लिखते हैं, 1 मिली कुलम्ब। 1 मिली कुलम्ब में होता है 10 के पावर -3 कुलम्ब, ऐसे। चलो, ये हो गया मिली कुलम्ब, माइक्रो कुलम्ब। अब देखो चार्ज का, आपसे हम एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, ये बताओ। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है। लेकिन हम आपसे जब टाइम पूछते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है, कितना बज के कितना मिनट, आप बताते हैं कि इतना बज के इतना मिनट, या आपसे कोई पूछता है कितना देर में आ रहे हैं, तो आप बोलते हैं 10 मिनट में आ रहे हैं या 1 घंटे में आ रहे हैं, ऐसे। आप सेकंड में हमेशा बोलते हैं क्या कि हम 2 मिनट में आना है, तो जब भी बोलना होता है 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट में आ गए, ठीक है। बोलते हैं बस 120 सेकंड, 120 सेकंड, ऐसा यूनिट है तो सेकंड बोलना चाहिए, लेकिन बोलते क्या 2 मिनट। क्यों, हम लोग उस यूनिट के आदी हो गए, ठीक है। हम लोग का वो रियल लाइफ में वही चीज बोलने का आदत पड़ चुका है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, जिसका डे टू डे लाइफ में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे उसी प्रकार से चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट ईएसयू होता है, लेकिन चार्ज को मापने का और भी तरीके हैं ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के अलावा। जैसे जैसे मास का ऐसा यूनिट केजी और सीजीएस यूनिट ग्राम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, बड़ा बोरा आया तो 2 क्विंटल का बोरा है, या 4 मन है, अलग अलग यूनिट बना लिए हम लोग, ठीक है, मास को मेजर करने का। वैसे ही चार्ज को मेजर करने का एक होता है ऐसा यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जिसका मतलब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे, देखो ध्यान से, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का भाई प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या होता है भाई, तो आपको बोलना है सर, पहला प्रैक्टिकल यूनिट है, सुनना, फैराडे, 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 फैराडे क्या है, फैराडे यूनिट है, साइंटिस्ट का ही नाम है, लेकिन फैराडे यूनिट है, ठीक है। और हम लिख देते हैं फैराडे, फ्रैंकलिन। अब आपको पता चल रहा होगा फ्रैंकलिन क्यों रखा गया है यूनिट में, क्योंकि कल ही पढ़ाए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का रोल है चार्ज की डिस्कवरी में, ठीक है। फैराडे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ठीक है। 2 यूनिट है इधर तो, कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, फैराडे और फ्रैंकलिन, ठीक है। ये सारे यूनिट हम आपको यहाँ पे बता दिए। खैर, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें जो थोड़ा सा पूछा जाता है, एक फैराडे में कितना कूलम्ब होता है, 96,500 कूलम्ब। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक फैराडे में, हाँ, एक फैराडे में कितना कूलम्ब, ठीक है। खैर, ये हो गया आपके चार्ज के बारे में बेसिक आइडिया, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ही है कि सर चार्ज के बारे में और कुछ बात है क्या, नहीं, चार्ज के बारे में इतना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। चार्ज के बारे में आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है, चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो हम लोग उस पे आएंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी के ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज, हाँ हाँ, क्या बोलो, यहाँ पे, यहाँ ए, देखो क्यू मतलब चार्ज, ठीक, ऐसा ही मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। हम जब भी अब कभी भी पूरे फिजिक्स में ऐसा यूनिट लिखेंगे, तो मान के चलो फोर्स का ऐसा यूनिट लिखना है, तो एफ और ऐसा यूनिट, और यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन, ठीक है, ऐसे। यहाँ नहीं, सिंबल यही होता है, जैसे कि हाँ, चार्ज की जगह हम समझ रहे हैं, चार्ज को सी लिखा, ऐसा बोल रहे हैं, सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि चार्ज को रिप्रेजेंट फिजिक्स में करते हैं क्यू से, क्या से, क्यू से। क्यू से क्यों करते हैं, क्यों करते हैं
ठीक है, बस क्यू से करते हैं। ठीक, चलो जैसे आप 11th क्लास में पढ़े होंगे मोमेंटम, तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज है? अब पी से क्यों करते हैं? अगर आप विकिपीडिया वगैरह पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तब पता चलेगा ये कोई लैटिन वर्ड से आया है जो कि पी से शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब यही सब कोई दूसरे कंट्री का जो है जोड़ जाड़ के बता देगा। तो खैर हमें इस चीज पे नहीं जाना है, जो काम की चीज है उस पे रहना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है पता है? ये बताओ कितना? 1.9 नहीं, 1.6 और 10 के पावर -19। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये होता है। अब उतना 2 साल पहले के बाद किसको याद रहता है? हाँ हाँ, तो इस पे जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19। खाली इस पे माइनस चार्ज होता है और इस पे प्लस होता है, बस यही अंतर है। ठीक है, और आपको बेसिक कितना बस समझ में आना चाहिए कि देखो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ऑर्बिट है। ठीक है, जनरली आपको इतना पता होना चाहिए, ऑर्बिट में हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं और इधर न्यूक्लियस में प्रोटॉन सब रहता है। ठीक है, ऐसे हाँ, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर। इसको और थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गार्ड है। ठीक है, अब मालिक सब अंदर रहता है एकदम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, जीरो चार्ज। ठीक है, ऐसा। तो कोई बोले न्यूट्रॉन का चार्ज, तो न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, हाँ, मास होता है आपको, चार्ज मास होता है न्यूट्रॉन का, सबका मास जीरो, इसमें से किसी का नहीं होता है। तो चार्ज आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें चलो आगे, इसमें हमें क्या समझना है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में एक और चीज बता ही देते हैं, रुक जाओ। देखो ध्यान देना, एक मशीन है, उस सुनो ध्यान से, हम आपसे पूछे नॉर्मली कि बताओ भाई इस पेन पे अभी चार्ज है कि नहीं है, नॉर्मली हम मतलब कुछ मतलब इसका चांस 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या पता हम इस पेन को आपसे छुपा के चार्ज करके यहाँ पे पहले से रखे हुए हैं, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पेन पे, क्योंकि देख के पता ही नहीं चलता है कि चार्ज है कि नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कोई चीज पे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं है। तो ऐसा है कि इस पेन पे चार्ज है कि नहीं है, इस चीज को पता करने का क्या आइडिया है? तो इसको एक ले जाओ मशीन के पास, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मशीन ऐसा होता है, देखो इलेक्ट्रोस्कोप मशीन में बेसिकली ऐसा होता है, इसमें सोना के गोल्ड के 2 लीफ होते हैं, पत्ता, गोल्ड लीफ। ठीक है, गोल्ड लीफ कैसा, जैसा मिठाई पे सिल्वर फॉइल चिपकाया हुआ देखे है, वैसा ही होता है गोल्ड का दम पतला पतला लीफ ऐसे। और यहाँ पे होता है एक रॉड, जैसे ही आप इसको टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे, तो मान लो कि चलो इस पे अगर चार्ज होगा तो चार्ज इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और ऐसे फैलेगा। ठीक है, डाइवर्ज करेगा, जैसे डाइवर्ज करेगा आप समझ जाना कि इस पे चार्ज था। आप ऐसे टच किए अन्ना, एकदम जो है ऐसी का ऐसी है, तो ऐसी का ऐसी है तो चार्ज नहीं है। ठीक है, हाँ, टच किए ऐसे फैला, और ई वाला टच किए, ई वाला टच किए एकदम ऐसे फैला, यानी कि इस पे ज्यादा चार्ज है, अगर ज्यादा ही फैला तो ज्यादा चार्ज है, कम फैला तो कम चार्ज है। इस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्कोप मतलब मेजर करने वाला, जैसा बोल लो, या बताने वाला कि है कि नहीं है। तो चार्ज को अगर डिटेक्ट करना है कि चार्ज है भी कि नहीं है, तो किस मशीन से मेजर करेंगे बताओ? इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोस्कोप, अब सवाल यहीं पे पहले ही वाला लिख देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं हम एक कि चार्ज चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डिटेक्टेड
बाय इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस प्रकार का मशीन होता है, मशीन या कुछ सेटअप बोल लो ऐसा, लग रहा है कोई आदमी खड़ा है। चलो देखो, इस पे जैसे ही हम लोग कोई रॉड को टच करते हैं, ऐसे जैसे ही टच किए, अब मान लो कि इस पे चार्ज था, प्लस चार्ज, चार्ज था तो चार्ज नीचे जाएगा ऐसे, और चार्ज जब जाएगा, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, जब चार्ज जाएगा तो रिपल्सन होगा। जानते हैं लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन से यह गोल्ड लीफ फैल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमें ये बताओ, दो सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, रुक जाओ, हाँ पहला सवाल यही है कि ट्रू या फॉल्स वाला सवाल है, क्या इलेक्ट्रोस्कोप से हमें ये पता चल पाएगा कि ज्यादा चार्ज है कि कम चार्ज है। दो बॉडी है, ठीक है, मेरे पास दो दो पेन है, हाँ दोनों चार्ज है, हमको क्या ये पता चलेगा, इलेक्ट्रोस्कोप मशीन भी है, इलेक्ट्रोस्कोप मशीन से ये तो पता चल जाएगा किस पे भी चार्ज है, टच करेंगे फैलेगा, टच करेंगे फैलेगा, ठीक है। क्या ये पता चलेगा इन दोनों में से किस पे ज्यादा चार्ज है, कैसे, बिकॉज वो ज्यादा रिपल्स करेगा ना। हाँ, जिसपे चार्ज ज्यादा है, ध्यान देना, जिसपे चार्ज, देखो दोनों में दो ऑब्जेक्ट में जिसपे डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, जो ज्यादा फैलेगा। तो आपको पहला ही बताना है कि इलेक्ट्रोस्कोप दो बॉडी के बीच में ये जरूर बता सकता है कि किस पे चार्ज ज्यादा है, किस पे चार्ज कम है, ठीक है, ये तो हो गया। चलो दूसरा, क्या इलेक्ट्रोस्कोप ये बता सकता है कि चार्ज कितना है, कितना कूलम का है, ठीक है। हम इस पे चार्ज है, हम आपको पहले से बता दिए, टच किए फैल भी रहा है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रोस्कोप से ही पता चलेगा कि कूलम का चार्ज है, एक कूलम का है कि दो कूलम का है। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या चार्ज का वैल्यू पता चलेगा कि कितना कूलम का चार्ज है। आंसर है कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें मीटर वगैरह थोड़े लगा हुआ है, ये तो खाली देख के पता चल रहा है कि चार्ज है या नहीं, बस यही ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप कभी भी आपके चार्ज का वैल्यू या चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, बस बताता है चार्ज का प्रेजेंस है कि नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप can only detect the presence of charge. Electroscope can only detect the presence of charge, but it cannot measure the amount of charge on a body, amount of charge on a body. Charge on a body is directly proportional to the degree of divergence. डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं कितना फैल रहा है, ठीक है, यानी कि चार्ज उतना ही ज्यादा होगा जितना फैल रहा है। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि दो दोस्त है, उनमें कितना बढ़िया दोस्ती है 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाँ हाय हेलो, फिर 2 मिनट बाद वो बोल रहा है, फिर 1 मिनट बाद ही बोल रहा है, समझो कि बढ़िया दोस्त नहीं है, दोनों लोग जो है ना खाली फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहा है। आज एकदम पकिया दोस्त रहेगा, एकदम खूब फैल जाएगा एकदम 2 मिनट में, ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा, जो है मतलब वही बात हो गया
कि डाइवर्जेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा घुल मिल रहा है, जितना ज्यादा फैल रहा है एक दूसरे से, ठीक है, समझो उतना ज्यादा दोस्ती ज्यादा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा दोस्ती है। तो यहाँ पे भी वही है, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा ये गोल्ड लीफ फैलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग सवाल पूछता है कि गोल्ड का लीफ ही क्यों लिए, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाँ क्या क्यों लिए बताओ। अच्छा सिल्वर का भी ले सकते हैं, और मेटल में ना गोल्ड, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नहीं देखो, इसका सिंपल आंसर है कि अगर भारी भरकम चीज ले ले, हाँ, तो लोहा का मान लो बना लेते, तो लोहा तो खुद भारी होता है, तो बाय द वे थोड़ा सा फैलना भी होता तो नहीं फैल पाता भारी होने की वजह से। लेकिन गोल्ड बहुत मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। गोल्ड को आप बहुत पतला चादर बना सकते हो, हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगेगा फैलने वाला तो दिखाई देगा। प्लेटिनम लेना चाहिए तो और ज्यादा फैलता है। नहीं, लेकिन गोल्ड में जैसे कि आप रदरफोर्ड में भी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग गोल्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड के पास मेलिएबिलिटी अच्छा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका थिन शीट हम आसानी से बना सकते हैं। खैर इलेक्ट्रोस्कोप हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये टॉपिक आएगा आपका, ठीक है, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा आपको ध्यान देना है, देखो कि सर रियल लाइफ में क्या है, जितना हम अभी तक पढ़े बोर्ड पे, रियल लाइफ में सब कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, तो देखो बता दे, रियल लाइफ में 2-3 जगह दिखता है। सबसे पहला जो हो गया कि आपका थंडर स्टॉर्म, जो बादल गरजता है और बादल गर्जन के साथ ठनका गिरता है, थंडर स्टॉर्म होता है, वो सारा चार्ज का खेल है। पहला तो ये हो गया, वो सारा चार्ज का खेल है। दूसरा क्या चार्ज का खेल है, दूसरा चार्ज का खेल है कि भाई आपका स्वेटर जो चरचराने का आवाज आता है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में चार्ज हो जाता है रगड़ खाने से, ठीक है। कभी कभी आपका बाल भी चार्ज हो जाता है, खड़ा होने लगता है, ठीक है, हेयर भी चार्ज हो जाता है, कॉम्ब करते करते चार्ज हो जाता है, और आपका जो है रोआ होता है स्किन का, वो भी कभी कभी चार्ज हो जाता है स्वेटर से। तो फिर कुर्सी के पास जाओगे तो लगेगा कि रोआ जो है ना सब जो है सट रहा है, एकदम पूरा खड़ा हो रहा है वैसा है। तो ये हो गया। और एक और सबसे फेमस एग्जांपल है कि भाई किसी को बैठा दो, उसके ऊपर उलेन का शॉल लेके ऐसे ऐसे 2-3 बार उसका भूत झाड़ो और उसको टच करोगे तो बिजली का झटका लगता है, ठीक है। उसको उसको ऐसा देखे होंगे, वीडियो बहुत वायरल होता है सब, ठीक है, लोग ऐसा वीडियो बहुत बनाए हुए हैं इंटरनेट पे, ऐसा देखी हो कभी? हाँ नहीं देखी हो? हाँ देखी होगी, हाँ नहीं है तो बस एक सॉल चाहिए, सॉल किसी को बैठा दो कुर्सी पे, ऐसा कुर्सी पे जो नीचे जमीन से पैर टच ना हो, और उसके बाद सॉल लेके ऐसे ऐसे उसका सर पे सॉल रख के ऐसे ऐसे करना है, उसका बॉडी एकदम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी चार्ज हो जाएगा। और उसको फिर जाके ऐसे उंगली से ऐसे टच करो, जैसे टच करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा तितकी आएगा, चिंगारी टाइप का छोटा सा करंट लगेगा, ठीक है, ऐसे हाथ हटाओ। अगर आप अपना हाथ को गैस ऑन करके लाइटर के पास रखेंगे तो वो जल जाएगा गैस, ठीक है। ऐसा ऐसा होता है, हम बोले कि चार्ज डिस्चार्ज, जब जैसे कि बॉडी पे अगर आप किसी को ऐसे सॉल से रब किए ना ऐसे, तो उसके बॉडी पे फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण होने की वजह से उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा मात्रा का चार्ज आ गया, और जब चार्ज अचानक से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो डिस्चार्ज होता है तो उतना हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज अचानक से डिस्चार्ज होता है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी टाइप का वहां पे प्रोड्यूस होता है, और आपको थोड़ा हल्का करंट देखने के लिए मिलता है वहां पे, ठीक है। सेम चीज होता है बादल के साथ, बारिश के टाइम पे बादल हवा से इधर उधर मंडराते रहते हैं, ठीक है, बादल चार्ज हो जाता है, एक दूसरे से रगड़ खाते खाते बादल चार्ज हो जाता है। अब बादल जब चार्ज हो गया तो नीचे दिखता है कहाँ पे हमको डिस्चार्ज होना है, जो चीज सबसे पास मिलता है वहीं पे डिस्चार्ज हो गया। तो अब जैसे बोला जाता है कि तार के पेड़ के पास नहीं खड़ा रहना चाहिए, क्यों? बादल घूम रहा है खेत में, ठीक है, कहाँ कहाँ कहाँ, अब देखा कि तार का पेड़ सबसे नजदीक है, चलो यही जे सारा डिस्चार्ज उसी पे होगा। मान के चलो खेत पूरा खुला खेत है, अब पूरा खुला खेत में अब बारिश का मस्त मजा ले रहे हैं कि हम बहुत जो है ना नहा रहे हैं और घूम रहे हैं, तो पूरा ग्राउंड में सब नीचा नीचा ऑब्जेक्ट है और आप ही एकमात्र ऊंचा ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक इनविटेशन कार्ड लेके खड़े हुए हैं कि आप बैल मुझे मार,
ऊपर से आ जा और नीचे हम पे ठनका गिर जा, ठीक है। इसीलिए कभी भी खुले मैदान में तो कभी भी नहीं रहना चाहिए बारिश के टाइम पे, बहुत हाई रिस्क होता है कि ठनका आपके ऊपर गिर सकता है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है कि भाई या तो आप अपना बॉडी को एकदम छोटा शेप में करके बैठ जाओ, ठीक है, एकदम छोटा शेप में कि अगल बगल के ग्राउंड से लेटो भी नहीं, एकदम पैर हाथ मोड़ के बैठ जाओ ऐसे। खैर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, हाँ क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड ऑफ क्लॉथ इन विंटर, थंडर स्टॉर्म। देखो जितना पढ़ो उसको रिलेट करने का कोशिश करो जितना पॉसिबल हो, हर चीज को रियल लाइफ से। क्रैकिंग साउंड ऑफ क्लॉथ, थंडर स्टॉर्म हो गया, और उसके बाद हो गया, हाँ मेन दो चीज ही लिख दिए यहाँ पे। और क्या, ऐसे लिखने को तो बहुत सारा चीज है, लेकिन हम इन दोनों लिखते हैं जो अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए। और ये दोनों होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये सब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों होता है, मतलब कि जो बात कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक नहीं सिंपल है, अगर कोई चीज पे बहुत हैवी मात्रा में चार्ज हो जाएगा, ठीक है, अगर प्लस चार्ज हो गया या माइनस चार्ज हो गया, अगर प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो वो अगल बगल ढूंढेगा कि कहाँ माइनस है, ठीक है। अगर माइनस ज्यादा हो गया तो ढूंढेगा प्लस कहाँ है, अगर उसको मिल गया तो वो अचानक से हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, एक अचानक से जब न्यूट्रल होता है उस पे जाके, ठीक है, तो एक हीट लाइट साउंड सब निकलता है। बादल में जो आपको गर्जन सुनाई देता है, भले ठनका ना ठनके, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चार्ज है ना तो बादल अपने में प्लस माइनस अपने में टकरा के और वहां से चिंगारी पैदा करते हैं। तो जो है ना हल्का सा लाइट देखने के लिए मिलता है बारिश से पहले। आंधी तूफान अगर आया तो आपको ये नहीं है कि खाली ठनका ही ठनकता है, थंडर स्टॉर्म ही होता है। बादल में जो लाइट आपस में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा मलक रहा है, चमक रहा है, ठीक है, वो सब चार्ज आपस में प्लस माइनस माइनस प्लस सब आपस में इधर से इधर जब जब मिलता है वो लाइट साउंड और ये सब पैदा करता है, यही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। यहाँ से इतना लिखने के बाद हम लोग का जो मतलब चार्ज का ये सब आइडिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको लिख लेंगे। 9:47 हो रहा है। यहाँ से लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, चार्जेस का क्या प्रॉपर्टी है। देखो एग्जाम में लिखने के लिए आता है, यहाँ से यहाँ पे हम जहां जहां स्टार मार्क लगाएं आप समझ जाना कि भाई वो या तो पूछा गया है या पूछा जा सकता है, दोनों चीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये तो डायरेक्ट आपको बता दे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब देखो चार्ज का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लगभग 6 7 8 प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन आपको हम इसमें से जितना भी प्रॉपर्टी है सबको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी एकदम आसान है। पहला प्रॉपर्टी यही लिख सकते हैं, देखो कि भाई चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इधर ही लिखे थे, ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो हम पहले पूरा बात आपको लिखते हैं यहाँ पे, चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
देखो पहला है चार्ज स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है इट इज एडिटिव इन नेचर। देखा जाए तो दोनों एक ही बात है, लेकिन अभी कैसे है इसको खाली इतना से समझ लेना है कि मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे नॉर्मल ऐसे ऑब्जेक्ट है, हम बोले कि देख भाई इस पे पहले से था चार्ज प्लस 10 कूलम का, पहले से चार्ज प्लस 10 कूलम का था, ठीक है। आपने क्या किया, इसको किसी तरीके से कोई तरीका अपना के आपने इस पे चार्ज दे दिया -2 कूलम का, ठीक है, फिर आपने चार्ज दे दिया +3 कूलम का, ऐसे 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 दे दिया। अब हम पूछेंगे कि बताओ इस पे चार्ज नेट चार्ज कितना है, ठीक है। तो नेट चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना बता सकते हो, चार्ज को मतलब ज्यादा इसमें फिजिक्स है नहीं, खाली नॉर्मल जोड़ देना है बस। अगर कोई बॉडी पे प्लस माइनस ढेर सारा चार्ज है, अब पूछा जाए कि नेट चार्ज बताओ तो नॉर्मली जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर को नॉर्मली जोड़ घटाव की तरह जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 13 में 2 11, यानी कि प्लस क्या हो गया, +11 कूलम, ठीक है, +11 C +11 कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, 11 10 और 3 13, 13 में से 2 घटा 11, ठीक है। तो चार्ज एडिटिव नेचर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि बच्चा कोई भी वस्तु पे अगर ज्यादा चार्ज रहे, प्लस माइनस ढेर सारा चार्ज, तो हम नॉर्मली उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे दिखा दो Q नेट बराबर -2 +10 +3 बराबर +11C 11 कूलम। तीसरा प्रॉपर्टी जो पहले से जानते हैं कि प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होता है, सेम चार्ज रहता है तो रिपल्सन होता है, उल्टा चार्ज रहता है तो अट्रैक्शन होता है, उल्टा चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज repel and unlike charge attract। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा इधर लगाएगा, उल्टा चार्ज रहे प्लस माइनस, माइनस प्लस को इधर खींचेगा और प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। चार्ज का जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब अगर इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है इस पे नहीं है, तो हम टच करेंगे तो इस पे भी चार्ज ला सकते हैं। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच करके चार्ज दे सकते हैं, यही होता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि लिख सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे ऐसे प्लस 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 चार्ज है या पहले ही न्यूट्रल है, ऐसे रख देते हैं, चार्ज का बस 5 प्रॉपर्टी लिख लेंगे, उसके बाद बाकी लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये न्यूट्रल है और यहाँ पे एक रॉड है और ये रॉड चार्ज है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे टच करवाते हैं, जैसे ही यहाँ पे ऐसे ये टच होता है, तो टच होने के बाद ए ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ए भी। क्या तो ए ऑब्जेक्ट अगर निगेटिवली चार्ज हो तो पहले तो ये देखना है कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, उसके बाद इसके ऊपर जितना भी चार्ज है और ये वाला जितना चार्ज आया जुट जाएगा, जैसे नॉर्मल यहाँ पे जो, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन में,
चार्जिंग का जो तरीका है, चार्ज कैसे करते हैं, उसमें आपको निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे दे के हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो खैर यहाँ पे हम चार्ज का बस प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है, कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे देखो पहले ही न्यूट्रल था, न्यूट्रल से भी चार्ज हो गया, हाँ न्यूट्रल से चार्ज। चौथा, पांचवा और आखिरी इसमें और है, लेकिन आज पांचवी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पांचवा यह है कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, देखो इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, मतलब एक लाइन में बोले चार्ज नहीं बदलता है। तो सर नहीं बदलने का क्या मतलब है? नहीं बदलने का मतलब ये है कि मान के चलो कि यहाँ है ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम चार्ज ला दिए, मान लो कि इसको किसी तरीके से फ्रिक्शन किए और 10 कूलम का चार्ज ला दिए, 10 कूलम का इस पे चार्ज है, ठीक है। कि रुका हुआ है तो भी 10 कूलम रहेगा, कि ऐसे घुमा दिए तो भी 10 कूलम रहेगा, इसको गोल गोल ऐसे घुमा दिए तो भी 10 कूलम रहेगा। मतलब चाहे लाइट के स्पीड से चलाओ, चाहे रुक जाओ, चाहे कुछ भी करो, अगर इस पे चार्ज 10 कूलम है तो तुम कितना भी छाती पीट लो, इस पे चार्ज कितना कूलम का रहेगा? 10 कूलम का ही रहेगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। मास में होता है कि जैसे जैसे आप चलते हैं आपका मास बढ़ता है, आइंस्टीन के थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। आइंस्टीन का थ्योरी ऐसा है कि मास वेरिएबल होता है, जैसे जैसे आप चलते हैं, जैसे जैसे आप अपना रफ्तार बढ़ाते हैं, आपका मास भी बढ़ता है। तो मास स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। और चार्ज के इसी गुण को कहते हैं क्या? इनवेरिएंट नेचर। या चार्ज के इसी गुण को कहते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। बस इसको लिख लेंगे। चार्ज ऑन ए बॉडी does not depend on a speed अगर प्लस 10 कूलम का चार्ज है और ये रेस्ट में है, और यही चार्ज को अगर आप बहुत तेज चला भी दो, रेस्ट में है फिर भी 10 कूलम का चार्ज है, मोशन में है फिर भी 10 कूलम का चार्ज है। तो लिख सकते हैं चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, ठीक है। जितना चार्ज रेस्ट में होता है उतना ही चार्ज मोशन में होता है, चार्ज नहीं बदलता है। हाँ कुछ भी कर लो, चार्ज तभी बदलेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ट्रांसफर ना हो, ठीक है। हीट देने से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी भी वस्तु में से, अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर ना आप निकाल पाओ, ठीक है, तभी चार्ज बदलेगा, ऐसे अदरवाइज चार्ज नहीं बदलेगा। हीट दिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके मान लो निकल गया, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल मान ले, तब उसका चार्ज बदल सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं, ठीक है। रिवाइज करके आएंगे, जो लोग नोट्स नहीं कंप्लीट है वो लोग पिछला क्लास में ज्यादा लिखवाए कहाँ थे, थोड़ा सा तो है। हाँ हाँ इंट्रोडक्शन ही था मेन आपका, यही है। 1 मिनट, हाँ हाँ आ जाओ।